गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं पी आर जाखड़, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय नावन नागौर। आज हम एम डी एस यूनिवर्सिटी के बीए द्वितीय वर्ष इतिहास सिलेबस के अंतर्गत द्वितीय पेपर में राजस्थान का प्राचीन इतिहास, कला, संस्कृति के तहत आज हमारा प्रकरण है गुजरात प्रतिहार वंश का राजनीतिक इतिहास। इसमें हम सर्वप्रथम इस वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। गुजर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम 723 ईस्वी से 756 ईस्वी तक शासन किया इसने। वह एक पराक्रमी शासक था। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने एक शक्तिशाली मलेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया। ये मलेच्छ संभवतः सिंध का अरब शासक जुनैद था और इसमें बताया गया कि मलेच्छ राजा की विशाल सेनाओं को चूर करने वाला मानव नारायण स्वरूप व लोगों की रक्षा के लिए उपस्थित हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि नागभट्ट ने अरबों को परास्त कर बढ़ौच के आसपास का क्षेत्र छीन लिया और अपनी ओर से चौहान वंश या चाहमान वंशीय भरतभट्ट द्वितीय को वहाँ का शासन नियुक्त किया। हांसोट लेक जो चाकसू जयपुर के पास में है, इससे पुष्टि होती है कि नागभट्ट के समय में जारी करवाया गया था। इससे पहले अरबों ने जयभट्ट को पराजित कर बढ़ौच पे अपना अधिकार कर लिया था, किंतु नागभट्ट ने पुनः वही अधिकार स्थापित कर भरतभट्ट को शासक बनाया। इस लेख में बताया गया है कि नागभट्ट का तत्कालीन सिंध का शासक अरबी जुनैद था। मुस्लिम लेखक अल बिल्लादुरी के विवरण से भी पता चलता है कि जुनैद को मालवा उज्जैन के विरुद्ध सफलता नहीं मिली। इस प्रकार गुजरात एवं मालवा राजस्थान के बड़े क्षेत्र के भूभाग का नागभट्ट प्रथम स्वामी बन बैठा। नागभट्ट प्रथम के पश्चात उसके दो भतीजे कक्कुक और देवराज ने शासन किए। वे दोनों निर्बल शासक थे जिनकी किसी भी उपलब्धि के विषय में हमें ज्ञात नहीं है। इस वंश का चौथा शासक वत्सराज 775 ईस्वी से 800 ईस्वी हुआ, जो देवराज का पुत्र था। वह एक शक्तिशाली शासक था जिसे प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने कन्नौज पर आक्रमण कर वहाँ के शासक इंद्रायुध को हराया और उसे अपने अधीन कर लिया। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने प्रसिद्ध बंडी वंश को पराजित किया और उसका राज्य को छीन लिया। कुछ विद्वान उस वंश की पुष्टि हर्ष के ममेरे भाई बंडी से करते हैं, जो उनका मंत्री भी था। लेकिन ये संदिग्ध है कि क्योंकि हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि बंडी ने अपना कोई स्वतंत्र वंश या राज्य स्थापित किया होगा। कुछ अन्य इतिहासकार उसे जोधपुर लेख में उल्लेखित भट्टीकुल का मानते हैं कि भट्टीकुल को पराजित किया। भट्टी से तात्पर्य प्राचीन भाटी वंश से हैं। इस विषय में मैं कुछ भी निश्चित नहीं। वत्सराज ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण सफलता गोडू के विरुद्ध प्राप्त हुई। गोडू से यहाँ तात्पर्य है बंगाल के पाल वंश से संबंधित शासक। राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय के राधनपुर अभिलेख से प्राप्त होता है कि वत्सराज ने गौड़ देश के राजा को पराजित कर दिया और उसने इसके अनुसार मदान वत्सराज ने गौड़ की राज्य लक्ष्मी को आसानी से हस्तगत से 2 राजशत्रुओं को भी छीन लिया। जैनकृत पृथ्वीराज विजय से पता चलता है कि उसके सामंत दुर्लभ राज ने गौड़ देश पर आक्रमण कर विजय प्राप्त किया। आर्ष मजुमदार का मत है कि प्रतिहारों तथा पालों के बीच युद्ध दोआब में कहीं गंगा यमुना के मध्य कहीं बीच में हुआ। प्रतिहार सेनाएं बंगाल में नहीं घुस पाई। ये वत्सराज की सबसे बड़ी सफलता थी। ये पराजित नरेश सर्वप्रथम पालवंशी धर्मपाल था, जो पालवंश का संस्थापक भी था। इस प्रकार वत्सराज उत्तर भारत के एक विशाल भूभाग का स्वामी बन बैठा, परंतु राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने उस पर आक्रमण कर दिया और युद्ध में बुरी तरह परास्त हुआ। भयभीत होकर वत्सराज राजस्थान के राजपूताना के रेगिस्तान की ओर भाग गया। राष्ट्रकूट लेखों राधनपुर बनी दिंदौरी से पता चलता है कि ध्रुव ने वत्सराज को पराजित करने के साथ साथ उन दोनों श्वेत छत्रों को भी हस्तगत कर लिया। कौन से श्वेत छत्र? वे ही दोनों श्वेत छत्र जिनको उन्होंने गौड़ नरेश दोआब में किसी स्थान पर गौड़ नरेश धर्मपाल से छीना। उत्तर में अपनी सैनिक शक्ति का एहसास कराने के उपरांत ध्रुव लौट आया। लौटने के बाद वत्सराज ने अवंती पर अधिकार नहीं हो पाया और निर्बल बनी रही। इसका लाभ उठाते हुए उसके पाल प्रतिनिधि धर्मपाल ने वत्सराज को पराजित कर दिया। उसने कन्नौज से वत्सराज द्वारा मनोनीत शासक इंद्रायुध को हटाकर उसके स्थान पर चक्रयुध को
शासक बनाया। ये आयुध वंशी शासक थे, इंद्रायुध और चक्रायुध। इंद्रायुध है वो प्रतिहारों का से संबंधित था, अर्थात प्रतिहारों द्वारा नियुक्त शासक था, और चक्रायुध है उसको पालुओं का समर्थन मिला हुआ था। इसमें उत्तर भारत के अधीनस्थ राजाओं ने भाग लिया। इसमें वत्सराज भी उपस्थित होने के लिए बाध्य होना पड़ा और उसकी स्थिति अधीन शासक के समान हो गई। वत्सराज के बाद उसका पराक्रमी पुत्र नागभट्ट द्वितीय 800 से 833 ईस्वी गुजर प्रतिहारों का राजा हुआ। वह अपने वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने में जुट गया। ग्वालियर लेख में उसकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नागभट्ट ने अन्य क्षेत्रों सिंध, विदर्भ, कलिंग को भी जीता। लेख में कहा गया कि इन देश के राजाओं ने उसके सम्मुख उसी प्रकार आत्मसमर्पण कर दिया था जिस प्रकार पतंग दीप सिक्का के सम्मुख करते। जिस प्रकार दीप के अंदर कीड़े मकोड़े पतंगे आगे दीप ज्योत में जलने के लिए तत्पर होते हैं, उसी प्रकार अन्य छोटे मोटे अधीनस्थ शासक है, उन सब ने नागभट्ट द्वितीय की अधीनता स्वीकार कर ली। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व में पालुओं और दक्षिण में राष्ट्रकूटों की शक्ति से भयभीत हो गई इन राज्यों ने प्रतिहार नरेश के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अपनी स्थिति को मजबूत बना लेने के बाद नागभट्ट ने पालुओं के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया, जिनके शासक धर्मपाल के हाथों उसके पिता वत्सराज की पराजय हुई थी। मुंगेर के समीप एक युद्ध में उसने धर्मपाल के नेतृत्व में पाल सेना को पराजित किया। इस युद्ध में कक, बाहुल, ध्वल, शंकरगण आदि उसके सामंतों ने भी भाग लिया। 400 लेख में कहा गया कि शंकरगण ने गौड़ नरेश को हराया और समस्त विश्व को अपनी जीत कर अपने स्वामी को समर्पित कर दिया। यहाँ स्वामी से तात्पर्य नागभट्ट है, क्योंकि नागभट्ट के अधीन अन्य जो हमने बताए कक, बहक, शंकरगण, ये उसके सामंत थे। नागभट्ट ने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की, परंतु नागभट्ट की शक्ति और पराक्रम को राष्ट्रकूट नरेश गोविंद सहन नहीं कर पाया। अपने पिता की भांति उसने भी उत्तर भारत में राजनीति में हस्तक्षेप किया। सर्वप्रथम उसने अपने भाई इंद्र को गुजरात का राज्यपाल बनाया और पूरी शक्ति के साथ नागभट्ट पर आक्रमण किया। मन्ने ईस्वी में राधनपुर लेखों से इस बात की सूचना मिलती है कि नागभट्ट बुरी तरह पराजित हो गया था। अल्टेकर का विचार है कि दोनों के बीच युद्ध बुंदेलखंड के किसी क्षेत्र में लड़ा गया। गोविंद ने चक्रायुद्ध में धर्मपाल को पराजित किया और विजय करते हुए हिमालय तक जा पहुंचा, किंतु सदा की भांति इस बार भी निजी कारणों से राष्ट्रकूटों को दक्षिण भारत में लौटना पड़ा। इस पराजय से नागभट्ट हताश नहीं हुआ। उसने उत्तर भारत के अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त की। ग्वालियर अभिलेख में उसे आनार्थ, किरूत, त्रोस, वात्स, मत्स्य आदि का विजेता कहा गया है। उसने उन सभी प्रदेशों को अपने अधिकार में लिया जो पहले धर्मपाल के अधीन थे। शाकंभरी के चौहान शासक उसकी अधीनता स्वीकार करते थे। अब नागभट्ट का साम्राज्य हिमालय से नर्मदा नदी तक और गुजरात से लेकर बंगाल तक विस्तृत हो गया था। इस प्रकार वह एक प्रतापी शासक था और उसका साम्राज्य बहुत ही विशाल था। अब हम इस वंश के अगले शासकों के बारे में कल अध्ययन करेंगे। आज का हमारा प्रकरण बस इतना ही है।